हेलो ऑल, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। मेरा नाम है हैदर और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। मेरे बच्चों, ये इस लेक्चर सीरीज का 7th लेक्चर है और आज जो हमारा टॉपिक है वो नया टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन क्या होता है आज हम ये जानेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और हम मेथड्स ऑफ कोनिक सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आइए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। एंड दीज आर दी फोटोग्राफ्स ऑफ माय ओन इंस्टीट्यूट। मैं आप सभी बच्चों को एक बार और बता दूं कि ये 200 से 300 की तादाद में बच्चे यहाँ पर बैठते हैं मेरे इंस्टीट्यूट्स में और मैं इन सभी बच्चों को डेली ड्राफ्टर और ड्राइंग शीट देता हूँ, डेली प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं ये बात बार बार आपको क्यों बताता हूँ, इसलिए क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप पास नहीं हो पाएंगे, बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। मैं तो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ड्राइंग बना रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, मजा भी आ जाएगा। लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस कर कर एग्जाम में नहीं जाएगा वो वहां पर क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। आप यकीन करिए, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, ये मेरा 20-22 सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज मेरी बात मानिए कि जो भी क्वेश्चंस मैं यहां पर करा रहा हूं, आप उनकी प्रैक्टिस ड्राइंग शीट लगाकर ड्राफ्टर रोलर स्केल के साथ जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले फिर वही बात की रिकैप हम देख लें एक बार कि हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा है, क्या-क्या काम करा है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहला वीडियो जो इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा उसमें मैंने आपको जनरल अनाउंसमेंट किया है। दूसरे वीडियो में हम बात करें तो हमने बेसिक्स ऑफ स्केल्स पढ़ा है। फिर हमने तीसरे वीडियो में पहला स्केल का टाइप पढ़ा है जिसको हमने कहा क्या, प्लेन स्केल। फिर प्लेन स्केल के बाद तीसरे वीडियो में हमने जो पढ़ा वो है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल के बाद फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा मेरे बच्चे वर्नियर स्केल। स्केल और फिफ्थ नंबर पर हमने क्या पढ़ा है, स्केल ऑफ कॉर्ड्स। मेरे बच्चे, ये कुछ इस टाइप की हमारी कहानी थी। एक, एक, दो, तीन, चार, ओके, नहीं, एक स्केल रह गया है यहां पर। ये फिफ्थ नंबर पर हमने ये नहीं पढ़ा है, माफी चाहता हूं। फिफ्थ नंबर पे जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल। और सिक्स्थ नंबर पर जो हमने पढ़ा है वो है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो जो भी बच्चे नए आए हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और इन सभी वीडियो का आनंद उठाएं। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, क्वेश्चन सॉल्व कराएं, पूरी ड्राइंग बनाई है मैंने यहां पर। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कोनिक सेक्शन। क्या है कोनिक सेक्शन, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ध्यान से और अच्छी तरह देखिएगा मेरे बच्चे। ये रहा मेरे पास क्या खूबसूरत कोन, ये जी। अब कोनिक सेक्शन क्या कहता है, कोन के सेक्शन मैं क्या करूंगा, किसी कटिंग प्लेन की सहायता से मैं किसी आरी फनर किसी चीज की मदद से इसको काटूंगा अलग अलग एंगल में। जैसे कभी ऐसे काटूंगा, कभी इसको ऐसा तिरछा कर कर काटूंगा, कभी और तिरछा कर कर काटूंगा, कभी बिल्कुल अपेक्स से निकाल दूंगा। तो जब मैं इसको अलग अलग एंगल पर कट करूंगा तो इसकी सरफेस पे जो शेप ऑब्टेन्ड होंगे हम उनको कोनिक सेक्शन कहते हैं। हमको उनकी स्टडी करनी है। जैसे अगर मैं बेस के पैरेलल इसको काट देता हूं, बिल्कुल बेस के पैरेलल, तो ऊपर से सपोज करो ये काटा मैंने और ऊपर से ये पोर्शन मैंने हटा दिया, तो अब आप सोचो आपको टॉप से क्या दिखाई दे रहा होगा। क्या एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा? क्या एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा? जी हाँ, मैं ये वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, ये वाले हिस्से की। यहां पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है। तो मेरा पहला कोनिक सेक्शन, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोन को मैंने बेस के पैरेलल कट करा तो जो कोनिक सेक्शन मुझे मिलता है हम उसको क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो चलिए जरा कोन को और बारीकी से और अच्छे से करीब से समझते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, आपके सामने एक कोन बनाता हूं, इसको राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। और ये इसका बेस, रफ फिगर बना रहा हूं, घबराइएगा नहीं। यहां पर अगर आप देखें तो मेरे दोस्तों मुझे एक लाइन यहां पर मिलती है।
हम इस लाइन को एक्सिस ऑफ द कोन कहते हैं। ये लाइन क्या कहलाएगी? दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन। और ये पॉइंट क्या है आपका? दिस इज कॉल्ड अपेक्स, जिसको हम शिखर भी कहते हैं, अपेक्स। अब ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, इन लाइंस को मेरे दोस्तों जनरेटर ऑफ अ कोन कहा जाता है। जैसे ये लाइन एक ये जा रही है, ठीक इसी तरह एक लिए लाइन ये चली गई, ठीक इसी तरह अगर मैं देखूं तो ये लाइन पीछे से यहां पर ये आ गई, ये भी जनरेटर है। ठीक इसी तरह मेरे दोस्तों ये भी जनरेटर है। तो ये सब लाइन क्या कहलाएंगी? ये सब लाइन कहलाएंगी जनरेटर ऑफ अ कोन। मतलब वो लाइन जो कोन की कर्व्ड सरफेस को जनरेट कर रही है। मैं आपको एक बार इसको समझाता हूं। जैसे ये पेन है, ये रहा, इस पेन को आप समझो कि ये एक्सिस है। अब इस एक्सिस पर मैं ले जाकर एक लाइन, ये मेरी फिंगर एक लाइन अटैच कर देता हूं कुछ ऐसे, और इस अपेक्स के अबाउट इसको घुमाता हुआ ले जाता हूं, ऐसे घुमाता हुआ, ये लाइन को ऐसे घुमाता हुआ ले जाता हूं। तो ये जो लाइन है, ये मेरी फिंगर है, ये कर्व्ड सरफेस को जनरेट कर देगी। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सिस ये रहा और एक लाइन ये रही। अब इस लाइन को अगर मैं रोटेट कराता हूं तो ये लाइन रोटेट होती हुई जाएगी और कोन की कर्व्ड सरफेस को जनरेट कर देगी। इसलिए इस लाइन को हम क्या कहते हैं? जनरेटर ऑफ अ कोन। तो ये भी जनरेटर है और ये भी क्या है? जनरेटर है। जनरेटर ऑफ अ कोन, जनरेटर ऑफ अ कोन। मेरे दोस्तों एक एक बात, एक एक चीज बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप देखो, ये जो जनरेटर है, ये एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है। ये जनरेटर एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है। अच्छा, मैं इनसाइड एंगल की बात कर रहा हूं, मतलब जो अंदर गया है, सरफेस पर नहीं, जो अंदर गया है, मैं वो एंगल की बात कर रहा हूं। इसको डिनोट करते हैं थीटा से, थीटा से। तो अगर मैं इस एंड जनरेटर से इस एंड जनरेटर तक इनसाइड इस एंगल की बात करूं, अंदर, अंदर की तरफ इस एंगल की, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 थीटा। और 2 थीटा क्या होता है मेरे बच्चे? क्या कहलाता है? 2 थीटा को हम कहते हैं अपेक्स एंगल। अपेक्स एंगल, ध्यान रखिएगा, कोन एंगल नहीं है ये, इसको अपेक्स एंगल कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक इसी तरह ये जो कोन है, ये जो सॉरी जनरेटर है, ये कोन का जो बेस है ना, सर्कल, इससे कोई ना कोई एंगल बना रहा है। ये जो एंगल बना रहा है मेरे बच्चे, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। तो अल्फा और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल between the generator and axis of the cone, and alpha is the angle between the generator and base of the cone। उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। अब सपोज कीजिए मेरे पास कोई कटिंग प्लेन है, कोई कटिंग प्लेन है। अब देखिए, कोई भी प्लेन हो, वो सामने से आपको क्या दिखाई देगा? जैसे मेरे हाथ को एक प्लेन समझो, तो इस सामने से आपको एक लाइन दिखाई देगा। मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा तिरछा हो जाएगा। अब इमेजिन कीजिए वो लाइन इस कोन को कुछ इस तरीके से काट के ये जा रही है, ये जा रही है ये लाइन इस कोन को काट के। तो ये लाइन अब जो इस एक्सिस से ये जो एंगल बना रही है, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। और ये लाइन कोन के बेस से जो एंगल बना रही, कोन के बेस से जो एंगल बना रही है, सपोज कीजिए बेस है, मतलब बेस सर्कल से जो एंगल बना रही है, इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। दिस इज बीटा। बस इनका समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनरेटर क्या होता है, थीटा क्या है, फाई क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। इसको बहुत अच्छे से और दिखा रहा हूं। ये देखिए, एक एक चीज आपको दिख रही। दिस इज एंड जनरेटर। थीटा इज द एंगल बिटवीन जनरेटर एंड एक्सिस ऑफ द कोन। फिर मैं बात करूं तो दिस इज 2 थीटा। ये टू थीटा जो एंगल है, वो जनरेटर एंड जनरेटर के बीच का एंगल है, जिसको अपेक्स एंगल कहा जाता है। कोन हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है। ये आपके पास क्या है? दिस इज कॉल्ड दी, मैं लिख देता हूं, अपेक्स। ये हमारे पास अपेक्स है मेरे बच्चे। बीटा इज द एंगल बिटवीन कटिंग प्लेन एंड बेस ऑफ द कोन। कटिंग प्लेन और कोन के बेस का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड बीटा। हम इसको बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा इज द एंगल बिटवीन कटिंग प्लेन एंड बेस ऑफ द कोन। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन जनरेटर एंड बेस ऑफ द कोन। ठीक इसी तरह फाई क्या है? कटिंग प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल। दैट मींस मेरे बच्चे, जो फाई है वो एंगल ये रहा, कटिंग प्लेन और इसके बीच।
ये आपके पास थीटा था। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को इतना समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने 2 कोण 3 कोण मेरे पास रखे हैं। अभी घबराइएगा नहीं, अजीब-सा न लग रहा होगा आपको तो घबराइएगा नहीं। मेरे दोस्त मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास अगर एक कोण ये रखा हुआ है, तो सामने से आपको ये ट्रायंगल ही तो नज़र आएगा। सामने से ये आपको एक ट्रायंगल ही तो नज़र आएगा। अब इस कोण के साथ मैंने एक और कोण जोड़ दिया, ये रहा। इसको कहते हैं डबल कोण। मतलब अपेक्स टू अपेक्स एक कोण जोड़ दिया, इसको हमने क्या डबल कोण। कोई वजह है इसलिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए किस तरीके से अभी मैंने थोड़ी देर पहले कोण को काटा था, कैसे बेस के पैरेलल, तो आपको क्या मिला था, सर्कल मिला था। ठीक इसी तरह अगर मैं कुछ इस तरीके से काट दूं तो यहां पर आपको कोण की सरफेस पर जो शेप ऑब्टेन्ड होगा वो शेप यहां पर कुछ ऐसा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड इलिप्स, दैट इज कॉल्ड इलिप्स। ठीक इसी तरह अब अगर मैं इस को कुछ इस तरीके से काटता हूं कि बिल्कुल जनरेटर के पैरेलल अगर इसको लेकर चला जाऊं, जनरेटर के पैरेलल, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देता हूं, ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। कुछ इस तरीके से अगर ये काटता हुआ चले जाए तो मेरे बच्चे ये जो कटिंग प्लेन है ये अब क्या कहलाएगा, जनरेटर के पैरेलल, जनरेटर के पैरेलल। यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो एंगल थे, ये एंगल क्या था याद कीजिए, ये एंगल था मेरे पास अल्फा। ये एंगल क्या था, ये एंगल था मेरे पास क्या, थीटा। ठीक इसी तरह कटिंग प्लेन का बेस से जो एंगल था, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं यहां पर और बेस से अगर ये एंगल दिखाऊं तो ये एंगल था मेरे पास बीटा। ठीक इसी तरह अगर इसका एंगल देखूं तो ये एंगल था मेरे पास क्या, फाई। इनमें कुछ रिलेशन है। अब आप देखिए थीटा और फाई में क्या रिलेशन, थीटा और फाई में क्या मैं कह सकता हूं थीटा इज लेस देन फाई, थीटा इज लेस देन फाई। यस, यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं थीटा इक्वल्स टू फाई, थीटा इक्वल्स टू फाई। तो इस केस में जो मुझे मिलता है वो मिलता है पैराबोला। कब, जब कटिंग प्लेन इस जनरेटर के पैरेलल जाएगा तब पैराबोला मिलेगा। ठीक इसी तरह जब अब थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, अब थीटा की वैल्यू बढ़ गई है, आई रिपीट माई वर्ड्स, मैं बोल रहा हूं कि अब जो थीटा की वैल्यू वो ज्यादा हो गई, किसके कंपैरिजन में, फाई के कंपैरिजन में। फाई क्या था मेरे बच्चे, देखिए फाई ये एंगल था ना, ये दिख रहा होगा आपको क्या, फाई कटिंग प्लेन और एक्सिस के बीच, और थीटा क्या है, जनरेटर और एक्सिस के बीच, ये है थीटा। इस केस में हमको क्या मिलता है, इस केस में हमको मिलता है मेरे बच्चे हाइपरबोला। तो ये जो चीजें मैंने बताई है ये बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है। सेमेस्टर में बहुत से बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं, उनको मेथड से मतलब होता है और वो जनरल सिर्फ कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत काम आएगी आपके। एक बार आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए। मैं स्क्रीन से हट गया हूं, आइए अब आगे बढ़ रहा हूं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। कोनिक सेक्शन की एक डेफिनेशन आपके सामने, क्या है कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन, जो हमने पढ़ा, जो कि क्या कहता है, कोनिक्स conics is defined as a cutting of a right circular cone with different angles relative to the axis or base. Thus, the shape obtained on the surface of the cone are known as conic sections. Sometimes we have ellipse, comma, parabola, comma, hyperbola, and sometimes we have circle, जो कि मैंने आपको दिखाया था, और पॉइंट भी मिल सकता है, स्ट्रेट लाइन भी मिल सकती, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी मिल सकती है। तो देखो बेटा, अभी हमारा पार्ट ये पॉइंट, स्ट्रेट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए नहीं है। हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, और इनके कंस्ट्रक्शनल मेथड देखेंगे। जैसा कि आपने देखा, इसको मैंने कहा डेफिनेशन नंबर 1, इसका मतलब कोई और डेफिनेशन भी है। जी हाँ, मेरे पास डेफिनेशन नंबर 2 भी है, लेकिन उससे पहले एक बार इसको ऑब्जर्व कर लें। जब आप इसको अच्छी तरह देख रहे हो, मैं थोड़ा सा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, और अच्छे से 1 मिनट का समय दे दीजिए मुझे बस, मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों। ये लाइन देखिए, कोन बना रहा हूं आपके सामने, कोन जनरेट होता हुआ दिख रहा होगा। अब देखिए, जब बेस के पैरेलल कटिंग प्लेन था, जब कटिंग प्लेन बेस के पैरेलल था तो सर्कल मिला,
जब कटिंग प्लेन कुछ इस तरह से इंक्लाइन करा तो इलिप्स मिला। जब कटिंग प्लेन बिल्कुल जनरेटर के पैरेलल था तो आपको पैराबोला मिला। जब कटिंग प्लेन और ज्यादा एंगल बनाने लगा तो आपको जाकर क्या मिला? हाइपरबोला मिला। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां पर ये खींच दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये विजुअल इमेज से, विजुअल फोटो से और ज्यादा आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला मिलते हैं। आइए मेरे दोस्तों आगे बात कर रहे हैं सेकंड डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन की सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन का नाम है कोनिक्स एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। सपोज करो मेरे पास एक लाइन है, ये रही, और इसके साथ एक और लाइन है जो कि ये रही। दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परस्पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट को रख देता हूं और मैं ये कह देता हूं ये फिक्स पॉइंट है, FIX फिक्स पॉइंट। गॉट इट? और इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट और है जो मैं यहां कहीं ले लेता हूं, जो मैंने यहां कहीं ले लिया, और ये जो पॉइंट, ये मूवेबल पॉइंट, ये मूव करेगा। और मैंने माना, लेट सपोज किया वो ये कि यहां से लेकर इधर से लेकर, मतलब माना है ये मैंने, घबराइएगा नहीं, है ना? मैंने ये माना लेट कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए वो है 50 mm। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, मूवेबल पॉइंट, जिसका नाम मैंने एम दे दिया है, वो यहां से लेकर यहां तक ये अलग ही दिख रहा है कि छोटा डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस बड़ा है। ये क्या है? ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल, ये स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल। अब ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको 50 ले लिया, सपोज करो, कुछ भी ले सकते हो आप, तो ये डिस्टेंस आपको अलग ही कम दिख रहा होगा, ये अलग ही आपको ज्यादा दिख रहा होगा। मैंने इसको मान लिया 20, और ये मैं इसको मान लेता हूं कितना? 30। बस ऐसे ही मान के चल रहे हैं, घबराइएगा नहीं। अब कोनिक सेक्शन क्या कहता है? कोनिक सेक्शन ये कहता है कि ये जो पॉइंट है इस प्लेन के ऊपर मूव होगा, और कुछ इस तरीके से मूव होगा कि इसका इससे और इसका इस परपेंडिकुलर लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो वो कांस्टेंट रहना चाहिए। कहने का मतलब, अगर मैं एक पॉइंट ये लिख दूं C, तो CM MF, तो मतलब मैं ये कह रहा हूं MF कितना है? 20 अपॉन MC ये कितना है मेरे बच्चे? दैट इज अपॉन में ये है मेरे पास 30। 0 से 0 का रेशियो कितना आ गया? 2/3 आ गया। मैं ये कह रहा हूं ये रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए। कहने का मतलब ये पॉइंट अब मूव होगा, ये तो फिक्स है, ये मूव होता हुआ जा रहा है। सपोज कीजिए ये यहां से यहां पर आ गया, तो मैंने ये डिस्टेंस मेजर करा, तो ये मुझे मान लो मिला 40। फिर मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करा, तो ये मुझे कितना मिलना चाहिए? 60। तो अब ये M की पोजीशन ये आ गई यहां पर M1। गॉट इट और नॉट? तो आप देख सकते हैं M1C, M1F और M1 ये C1 कहते हैं अगर, तो ये जो डिस्टेंस है ये अगेन हमें कांस्टेंट मिलेगा। कितना मिला? 40/60। तो क्या ये भी 2/3 होगा? गॉट इट और नॉट? ठीक इसी तरह ये पॉइंट इस प्लेन पर मूव होता जाएगा, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रखेगा, मूव होता हुआ जाएगा और वापस यहां पर आ जाएगा। जब मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दूंगा तो यहां पर एक खूबसूरत इमेज बनकर आएगी जिसको हम इलिप्स कहते हैं। तो अब आप गौर से देखो कि ये इलिप्स बना कैसे। ये इलिप्स कुछ ऐसे बना कि इस प्लेन के ऊपर, प्लेन मतलब ये जो बोर्ड है मेरा, ये प्लेन फ्लैट सरफेस है, इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट मूव हो रहा था। वो कुछ इस तरीके से मूव हो रहा था कि उस पॉइंट का किसी फिक्स पॉइंट से और उस पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हर जगह कांस्टेंट था, हर जगह कांस्टेंट था। तो जब ये पॉइंट मूव होता हुआ गया और वापस अपनी जगह आ गया तो इसने खूबसूरत कर्व बना दिया। हम उस कर्व को इलिप्स कहते हैं, दैट इज कोनिक सेक्शन। ठीक इसी तरह अब देखिएगा मेरे दोस्त, मान लीजिए अगर इस पॉइंट को मैं एक नई पोजीशन पर यहां पर ले लेता हूं, और अब एम की पोजीशन ये आ गई, तो ये का मतलब थोड़ी मैं और इसको अलग करना चाहूंगा, कुछ ये यहां आ गई, तो ये अलग ही दिख रहा है आपको कि जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है सेम है। मतलब इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं ये हो गया 25 और ये भी हो गया 25। अब हमारे पास एम एफ अपॉन एम सी की वैल्यू, एम एफ अपॉन एम सी, क्या वो 1 आ जाएगा? अगर अब आप देखें तो एम एफ अपॉन एम सी
will be equals to 25/25 will be equals to 1/1, 1/1। तो अब ये पॉइंट ऐसे मूव होगा कि रेशियो 1/1, इसका मतलब ये पॉइंट यहां से यहां आया तो जितना डिस्टेंस ये पॉइंट यहां से यहां आया तो जितना डिस्टेंस उतना नहीं है, ये पॉइंट यहां आया तो जितना डिस्टेंस उतना ही है। तो ये पॉइंट इस लाइन से दूर जाता जा रहा है, लेकिन इलिप्स के केस में ये पॉइंट दूर गया फिर वापस आ गया। तो अगर मैं ऐसे ऊपर चला गया, अब ऐसे ही मैं नीचे चला गया इस पॉइंट में, तो अब जो कर्व बनकर आएगा वो होगा क्या? पैराबोला। क्या हो गया? पैराबोला। तो आप ध्यान से देखो, इलिप्स के केस में ये रेशियो लेस देन 1 है, लेस देन 1। पैराबोला के केस में ये जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू 1, वो इक्वल्स टू 1 था। नाउ एक लास्ट चीज अब आपके सामने फिर से लेकर आ रहा हूं, वो ये कि अब पॉइंट की पोजीशन को नया कर दिया, बहुत यहां पर हो गया, घबराइएगा नहीं। अब मान लीजिए ये जो डिस्टेंस मैंने ले लिया, ये डिस्टेंस ले लिया 30, इलिप्स का उल्टा कर दिया, और ये ले लिया मैंने डिस्टेंस 20, ये 20 और 30। अब ये पॉइंट मूव होगा फिर से, यहां आया तो देखो ये डिस्टेंस है कम और ये डिस्टेंस है ज्यादा, बिगर डिस्टेंस स्मॉलर डिस्टेंस। पैराबोला के केस में इक्वल डिस्टेंस था, फिर ये यहां पर आया तो दिस इज स्मॉलर डिस्टेंस, दिस इज बिगर डिस्टेंस, फिर ये यहां पर आया स्मॉलर डिस्टेंस बिगर, ये ऐसे चलता चला जाएगा ऊपर भी और ये नीचे भी, ये जो कर्व बना देगा दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला। तो आप तीनों केस में देखो, ग्रीन वाले केस में अगर आप एम एफ अपॉन एम सी देखें तो that will be equals to 30/20, that will be equals to 3/2। that means it is in this case this ratio is greater than 1 in case of ellipse, the ratio is less than 1 in case of parabola, this ratio will be equals to 1। मेरे दोस्तों ये रेशियो है क्या? ये रेशियो अगर देखें तो आप क्या कह सकते हो? एमएफ क्या है? एमएफ क्या है? MF is the distance of a movable point to this fixed point। मेरे बच्चों ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है फोकस। ये जो लाइन है इस लाइन को कहा जाता है डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो लाइन है इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और जो बार बार इन रेशियो का बात कर रहा हूं, इस रेशियो को कहा जाता है इसेंट्रिसिटी। तो याद रखिए, एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी लेस देन 1, पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1, हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। इसको और अच्छे से देख लो, सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है मैंने, और ये डेफिनेशन है मेरे पास कोनिक सेक्शन की। क्या है डेफिनेशन? Conix is defined as a locus of a point moving in a plane in such a way that the ratio of its distances from a fixed point to the fixed straight line is always remains constant। The fixed point is called focus and the fixed straight line is called directrix, and this ratio is known as what? Eccentricity। मैंने यहां पर जो पहले बताया था उसको अच्छी तरह बना दिया। अब देखिए, जो इलिप्स है उसके पास दो फोकस होते हैं, और ये जितने भी कर्व है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराते हैं, चाहे एलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला है, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराते हैं तो ये जहां टकराते हैं वहां जो पॉइंट जनरेट कर जाते हैं उनको हम वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स ऑफ इलिप्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एंड वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। मैं इसको हटा देता हूं, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहां लिखा है लेस देन 1 इलिप्स के लिए है, पैराबोला के लिए इक्वल्स टू 1, सर्कल के लिए 0 होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए √2 होती है। ये शायद आपने अपनी 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, पर मैं इसको बहुत अच्छी तरह प्रूफ करता हूं, पर अभी हमारा समय प्रूफ करने का नहीं। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकस, मतलब कौन सा पॉइंट? मूवेबल पॉइंट फ्रॉम फोकस। और नीचे क्या लिखा है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, मतलब अगर मैंने इसको m कहा था पीछे तो mf अपॉन mc। ये है हमारे पास क्या? इसेंट्रिसिटी। तो मैंने आपको दोनों डेफिनेशन समझा दी, किसकी? कोनिक सेक्शन। ये कोनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन था। अब हमको जो पढ़ना है वो है मेथड्स ऑफ कोनिक सेक्शन, और वो क्या मेथड्स हैं? वो मेथड्स ये रहे आपके सामने। इलिप्स, इलिप्स के अंदर हम टोटल ये मेथड पढ़ेंगे 5, जनरल मेथड, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड, आर्क ऑफ सर्कल मेथड, ओब्लॉन्ग मेथड 2 होते हैं, रेक्टेंगल मेथड और पैरेललोग्राम। पैराबोला के अंदर हम पढ़ेंगे जनरल मेथड, टेंजेंट मेथड, ऑफसेट मेथड, ओब्लॉन्ग मेथड 2 होंगे हमारे पास, रेक्टेंगल मेथड और पैराबोला मेथड, मतलब टोटल 10 मेथड हो चुके हैं अभी तक। हाइपरबोला की अगर मैं बात करूं तो हाइपरबोला में हम पढ़ेंगे जनरल मेथड, इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड, इंटरसेप्ट मेथड, ओब्लॉन्ग मेथड, एसिम्पटोट्स मेथड। और ये एसिम्पटोट मेथड 2 है मेरे पास, एक है ऑर्थोगोनल एसिम्पटोट मेथड, ऑब्लिक एसिम्पटोट मेथड। इतने मेथड्स, टोटल 16
आप यकीन करिए सेमेस्टर में इतने मेथड कोई नहीं पढ़ाता है। मैं ये पूरे एक-एक मेथड, एक-एक लेक्चर के अंदर लेकर आऊँगा। इसका मतलब ये जो है, ये लिखे हैं, ये 16 लेक्चर हैं आपके। तो आप समझ सकते हैं कि कितने आराम से एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। जो मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया है, आम तौर पर सेमेस्टर के अंदर ये इंट्रोडक्शन कोई ऐसा नहीं देता, और जो देते हैं उनको मेरा सलाम है। बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएँ, क्योंकि वो बच्चों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा भी कुछ लोग एक्सप्लेन करते होंगे, बिल्कुल। तो मैं आप सभी बच्चों से कहना चाह रहा हूं वो ये कि दोस्तों, प्लीज इस सीरीज में रेगुलर मेरे साथ बने रहिए। अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम को अच्छी तरह पास करना चाहते हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो जबरदस्त नॉलेज आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं सारी बातें अच्छी तरह क्लियर होंगी, सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आते हैं, तो आप इसी वीडियो में कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपकी मदद करूंगा, एक-एक चीज पढ़ाऊंगा। मेरा काम है मेरे बच्चे वो। ओके, अब मुलाकात करेंगे कल। इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, और प्लीज सेमेस्टर वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफाई मी का बटन, नोटिफिकेशन का बटन, बेल आइकन जो है ना, उसको प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।